हमें क्वांटाइज लीनियर ऑसिलेटर पढ़ना है, जो कि हमारा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का टॉपिक है। सो बेसिकली लीनियर ऑसिलेटर क्या होता है, हमें पता है कि लीनियर ऑसिलेटर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास जो बॉडी होती है वो ऑसिलेट करती है लीनियरली। सो लीनियर ऑसिलेटर इज़ अ पार्टिकल। अब यहाँ पे हमारे पास क्वांटाइज लीनियर ऑसिलेटर की बात हो रही है, तो कहते हैं कि हमारे पास क्वांटाइज लीनियर ऑसिलेटर जो होता है वो बेसिकली एक पार्टिकल ही होता है जिसको कंस्ट्रेंट किया जाता है, जिसको महदूद किया जाता है कि वो मूव करे अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। और जब वो मूव करता है और उसको कंस्ट्रेंट किया जाता है तो अंडर द फोर्स जिसके थ्रू उसको कंस्ट्रेंट किया जाता है या उसको कंपोज किया जाता है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तो वो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स होती है। और बेसिकली हम जानते हैं कि हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, F=-kx, और इसके अलावा हमारे पास F=ma होता है। फोर्स हमारे पास ma की इक्वल भी होती है। सो a को हमारे पास अगर हम लिखें तो d²x/dt² भी लिख सकते हैं। और इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन के इक्वल कर दिया, तो m d²x/dt² इज इक्वल टू -kx। सो ये हमारे पास बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये वो फोर्स रिप्रेजेंट करती है जिसके थ्रू क्या करती है, ये वो रिस्टोरिंग फोर्स है जिसके थ्रू आपके पास जो क्वांटाइज लीनियर ऑसिलेटर होता है वो अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन मूव करता है अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। सो कहता है कि हमारे पास जब हमने ऊपर बताया कि हमारा लीनियर ऑसिलेटर क्या होता है, वो बेसिकली एक पार्टिकल होता है जिसको कांस्टेंट किया जाता है। तो कहता है कि अगर हम डिस्प्लेस करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से और उसको फिर उसके बाद रिलीज़ कर देते हैं, तो क्या होता है कि पार्टिकल जो होता है वो ऑसिलेट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हमारे पास SHM मोशन होती है वो, जो कि टू एंड फ्रो मोशन होती है, आपको याद होगा। अब फ्रीक्वेंसी न्यू गिवन बाय न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ k/m। सो k हमारे पास कांस्टेंट होता है और m हमारे पास मास होता है और v न्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। 1/2 पाई जो है यहाँ पे एज अ कांस्टेंट यूज़ होता है। सो फ्रीक्वेंसी, अब वो कहता है कि हमारे पास क्वांटाइज लीनियर ऑसिलेटर के लिए अगर हम ये टर्म इंट्रोड्यूस कराएं तो यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बेसिकली लीनियरली डिपेंडेंट होती है अपॉन द वैल्यू ऑफ k एंड m। ठीक है, ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ये क्वांटाइज लीनियर ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो k एंड m के ऊपर डिपेंड करती है, कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम के ऊपर। और इसके अलावा क्या है कि हमारे पास मास ऑफ द सिस्टम। इसके अलावा ये जो आपके पास क्वांटाइज लीनियर ऑसिलेटर होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। सो एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, हम कहते हैं कि हम कंसिडर करते हैं, अब क्योंकि हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के थ्रू पढ़ रहे हैं तो इसका थोड़ी टर्म्स हमारे पास डिफरेंट हो जाती हैं। किस तरह से कि हम कहते हैं कि हमारे पास कंसिडर हम करते हैं कि n असेंबली है पार्टिकल्स की, जो कि वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की तरह एक वन डायमेंशन में मौजूद है। सो विच ऑसिलेटर्स आर इन विच द ऑसिलेटर्स आर लूजली coupled so that the energy exchanged among them is small। कहते हैं कि हमारे पास इस तरह से हम उनको अरेंज करते हैं, जो हमारे पास क्वांटाइज लीनियर ऑसिलेटर्स हैं उनको लूजली इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो आपस में लूजली कपल्ड हैं और उनके दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है, ज़ाहिर बात है क्योंकि अगर वो टाइटली बाउंड होते या टाइटली कपल्ड होते तो उनका जो एनर्जी है वो एक दूसरे को ज़्यादा ट्रांसफ़र होता। अब क्योंकि वो लूजली कपल्ड हैं तो उसकी वजह से हमारे पास गैप जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमारे पास जो एनर्जी का ट्रांसमिशन है या एनर्जी का एक्सचेंज है वो स्मॉल हो जाएगा। सो अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स के टर्म्स में देखते हैं तो क्या था कि अ पार्टिकल कैन ऑसिलेट्स विद एनी एम्पलीट्यूड एंड एनी एनर्जी। अगर हम ऑसिलेशन की बात करते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या बोलती है कि कोई भी पार्टिकल किसी भी एनर्जी और किसी भी एम्पलीट्यूड के साथ जो है वो ऑसिलेट कर सकता है, मतलब SHM परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, अगर हम इसको क्वांटम मैकेनिक्स के टर्म्स में देखते हैं तो क्या होता है कि जो सिंगल पार्टिकल होता है उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल हो तब वो आपके पास SHM परफॉर्म कर सकता है, और वो पर्टिकुलर आपकी जो एनर्जी लेवल होता है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि EG उससे रिप्रेजेंट किया जाता है EJ से, और वो एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है J + 1/2 H न्यू, और वहाँ पे J जो होते हैं वो हमारे पास 0 1 2 3 अप टू सो ऑन हो सकते हैं, कोई भी हो सकती है इसकी वैल्यू। द एनर्जी आर इक्वली स्पेस्ड एंड द ग्राउंड स्टेट हैज़ नॉन जीरो एनर्जी। कहते हैं कि हमारे पास ये जो हम क्वांटाइज लीनियर ऑसिलेटर्स ले रहे हैं जो कि आपस में कपल्ड हैं, लूजली कपल्ड है, तो इनका एनर्जी जो होगी वो इक्वली स्पेस्ड होगी, मतलब हर दो आपके लीनियर ऑसिलेटर के दरमियान जो स्पेस होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा एनर्जीज के साथ। एंड देन ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होगी वो उसकी ज़ीरो नहीं होगी, नॉन ज़ीरो एनर्जी होगी। वरना तो हम मोस्टली केसेस में क्या कर लेते हैं कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी को ज़ीरो के इक्वल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो नॉन ज़ीरो होगी। द इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अच्छा अब वो कहता है कि क्वांटाइज लीनियर ऑसिलेटर की इंटरनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, वाइब्रेशंस के ऊपर,
रोटेशंस के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है एक्सटिंक्शन के ऊपर। We have to find the internal degree of freedom for this quantized linear oscillator, और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक को अप्लाई करेंगे। और ये हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल एबिलिटी अराइज होती है यहाँ पे कि हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की किस तरह से डिफरेंट ट्रांजिशनल एनर्जीज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी होगी इस क्वांटाइज्ड लिनियर ऑसिलेटर के लिए, और उसको फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिकली क्या यूज़ करेंगे, आपकी बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक को। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था कि हमने कहा था कि ग्राउंड स्टेट जो है वो हमारे पास ज़ीरो उसकी वैल्यू नहीं है, नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो हम कहते हैं कि द स्टेट्स आर नॉन डिजेनरेट। तो डिजेनरेसी क्या होती है और नॉन डिजेनरेसी क्या होती है वो आप लोग पढ़ चुके हो पहले। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि स्टेट्स जो है वो नॉन डिजेनरेट हैं, तो जी जे जो होगा वो इक्वल टू 1 होगा। तो हम कहते हैं कि जो पार्टीशन फंक्शन है फॉर एन ऑसिलेटर इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक, तो वो क्या होता है कि z इज़ इक्वल टू समीशन ऑफ जी जे एक्स, जो आपका एक्सपोनेंट ऑफ माइनस ई जे बाई के टी होता है। और कहते हैं कि हमारे पास ई जे की वैल्यू जो है हम पहले बता चुके हैं कि वो किस चीज़ के इक्वल है, हमने पहले बता दिया ऊपर कि क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास जो ई जे की वैल्यू होती है वो j+1/2 h वी के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमने उसकी जगह ई जे की जगह उसकी वैल्यू डाल दी और बाकी सारी इक्वेशन वैसी की वैसी रही। नाउ इंट्रोड्यूसिंग द करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू एच वी बाई के। कहते हैं कि अब जो है हमारे पास, क्योंकि ये टर्म्स जो है वो बड़ी हो रही थी कि यहाँ पे जी जे की जगह तो हमने 1 पुट कर दिया था, क्योंकि वो ऊपर हमें बताया गया कि जो जी जे है वो इक्वल टू 1 है, और साथ में क्या था एच वी बाई के टी आ रहा था। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास ये टर्म है इसको हम थीटा के इक्वल लेते हैं, और इस थीटा का एक पर्टिकुलर नेम हमने इंट्रोड्यूस कर दिया कि करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसके थ्रू वो जो पार्टिकल है वो कंस्टेंट किया गया है, उसके लिए क्या हमारे पास टेम्परेचर होगा, तो उसको हम बेसिकली करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर बोलते हैं, जो कि है थीटा इज इक्वल टू एच वी बाई के। नाउ z इज इक्वल टू समेशन ऑफ j एक्सपोनेंट ऑफ माइनस j+1/2 थीटा बाई टी आ गया कि ये हमारे पास ये जो वैल्यू थी उसकी जगह हमने पुट कर दिया एच वी बाई के की जगह। अच्छा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हम इस थीटा बाई टी को पहले j के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा समेशन ऑफ एक्सपोनेंट माइनस ये j थीटा बाई टी, एंड देन मल्टीप्लिकेशन में है क्योंकि हमारे पास बेस तो सेम है, तो क्या आ जाएगा इंटू एक्सपोनेंट ऑफ माइनस थीटा बाई 2 थी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, हम इस टर्म को जो है वो बाहर निकाल देते हैं और बाकी टर्म क्या रही हमने इसको रीअरेंज बेसिकली कर दिया। अब क्या है हमारे पास, हम इस समीशन को खोल देते हैं। समीशन जो है वो हमारे पास जे से बिलोंग कर रही है, तो हम क्या कर लेंगे कि फर्स्ट अगर हम जे की जगह 0 पुट करते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि जे इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू 1 कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी। सो अगर हम जे की जगह 0 पुट करते हैं तो पहली टर्म में क्या आ जाएगा, इस जो आपके पास जे है उसकी जगह 0 आ जाएगा, और वो टर्म जो है वापस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 होती है तो हमारे पास 1 देता है। देन हमारे पास जे की जगह 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे थीटा बाई टी आ जाएगा, फिर 2 जे की जगह पुट करेंगे तो सिंपली 2 आ जाएगा, 3 आएगा अप टू 1। इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दो। देन द सोल्यूशन फॉर हमारे पास अबव इक्वेशन 1 क्या है, हम इस पूरी एक्सपेंडेड जो हमारे पास इक्वेशन है उसको थोड़ा सा सोल्यूशन की फॉर्म में लेके आता है। किस तरह से कि ये बाहर की टर्म हमारे पास वैसे रहेगी एक्सपोनेंट ऑफ माइनस थीटा बाई 2t, और मल्टीप्लाई बाई ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इसको हमने क्या क्या कर लो, इसको हमने क्लोज कर लिया क्या कि 1/1 माइनस एक्सपोनेंट ऑफ माइनस थीटा बाई टी। ठीक है, अब इसको ऊपर वाले की टर्म मल्टीप्लाई करके सिंपली हमने इसको मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आया वो हमारे पास क्या था, एक्सपोनेंट ऑफ माइनस थीटा बाई 2t डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्सपोनेंट ऑफ माइनस थीटा बाई टी। देन हमारे पास क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक, क्योंकि हमने कहा था कि इसकी कहा था कि हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूज़ करेंगे बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को यूटिलाइज़ करते हुए। तो हमारे पास बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक के अकॉर्डिंगली एन जे बाई जी जे जो होता है वो इक्वल टू क्या होता है कि आपका एन बाई जेड, और एक्सपोनेंट ऑफ क्या था माइनस ई जे बाई के टी। अब हमारे पास क्योंकि जी जे जो है वो इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एन जे सिर्फ बच जाएगा, और ये एन ऊपर मल्टीप्लाई और यहाँ पे आके ऊपर है तो यहाँ पे आके इज इक्वल टू किस साइड पे नीचे आ जाएगा। तो हमने सिंपली एन जे बाई एन कर दिया और हमारे पास एक्सपोनेंट ऑफ टर्म ऊपर आ जाएगी और डिवाइडेड बाई जेड हो गया। देन हमारे पास इसको ज़रा थोड़ा सा हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद क्या हुआ कि आपके इज इक्वल टू इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी क्या कि 1 माइनस एक्सपोनेंट ऑफ थीटा बाई टी, और इनटू एक्सपोनेंट ऑफ क्या था हमारे पास ये टर्म जो थी इसमें हमारे पास के टी और के टी आ रहा था, और उसमें हमने ऊपर जैसे सॉल्व किया था तो क्या आ जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ ई जे बाई के टी प्लस थीटा बाई 2t। देन हमारे पास क्या है कि एन जे बाई एन है इज इक्वल टू क्या कर दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और सोल्यूशन के बाद क्या था कि इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद और एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि 1 की टर्म्स अलहदा कर ली
हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया और हमारे पास टर्म्स क्या बच गई, एक्सपोनेंट ऑफ माइनस जे थीटा बाई टी इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंट ऑफ माइनस थीटा बाई टी। ना यहाँ पे जो है हमारे पास थीटा टी इज़ इक्वल टू, जहाँ पे थीटा बाई 2 है और टी इज़ इक्वल टू हमारे पास 2 थीटा है, तो उसके लिए ग्राफ डिफरेंटली शो किया गया है कि हमारे पास एन जे बाय एन का जो रेशो है वो अगर हम देखते हैं तो 1 वैल्यू के लिए, जहाँ पे जी हमारे पास स्टेट्स दिए हुए हैं, तो कहते हैं 0 1 2 3 आप सो ऑन जितनी भी स्टेट्स हम यहाँ पे शो करना चाहें कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जिस तरह से स्टेट्स जो हैं वो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स इंक्रीज़ होते जाएंगे तो हमारे पास जो एन जे बाय एन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती जाएंगे। यहाँ पे भी बताया गया है कि हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास टी इज़ इक्वल टू 2 थीटा है तो क्या होगा कि हमारे पास एन जे बाय एन की जो वैल्यूज़ हैं वो डिक्रीज़ तो होंगी, लेकिन आपके पास जो विद रिस्पेक्ट टू जे जो हमारे पास स्टेट्स इंक्रीज़ होंगी तो जो वैल्यूज़ होंगी उनकी एनर्जी बेसिकली जो है वो स्लोली डिक्रीज़ होगी। यहाँ पे एनर्जी का अप्रॉप्ट चेंज आएगा और यहाँ पे स्लोली चेंज आएगा, ये ग्राफ शो करते हैं। Now we have to find the internal energy of this quantized linear oscillator। तो क्या होता है कि हमारे पास, हम कहते हैं कि हमारे पास जो बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक है बेसिकली, तो वो बेसिकली दोनों डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हैं उनके लिए सेम रहते हैं। तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, U इज इक्वल टू एन के टी स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल ऑफ ln ऑफ z डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल ऑफ t इंटू वी कांस्टेंट। सो क्या है कि सिंस हमारे पास z की वैल्यू जो है वो हम एक्सप्लोर कर चुके हैं पीछे, तो हमारे पास क्या थी, एक्सपोनेंट ऑफ माइनस थीटा बाई 2t डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्सपोनेंट ऑफ माइनस थीटा बाई t। सो अब क्योंकि हमारे पास ln ऑफ z है तो हम इसका ln ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा कि ln ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का ln एंड देन नेगेटिव करके हमने क्या कर लिया, क्योंकि डिवीजन है तो डिवीजन क्या होती है, लॉग में नेगेटिव से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा के हमने क्या किया, ln ऑफ दिस वन। अब क्या था कि यहाँ से अगर हम एक्सपोनेंट ऑफ लेते हैं तो एक्सपोनेंट ऑफ दिस एंटिटी जो है वो हमारे पास ये आंसर दे देगी कि माइनस थीटा बाई 2t। अब यहाँ से क्या था कि ln ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ थीटा, मैंने इसको इस तरह से ही रखा है। अब क्या करना था, हमने इसका डिफरेंशियल लेना था ln का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T बाय कीपिंग वी कांस्टेंट। तो क्या आया कि हमने बेसिकली इसको वैसे का वैसे रहने दिया यहाँ से, और इसके बाद इसका अगर दोबारा से डिफरेंशियल ले लिया जाए तो थीटा बाई 2 जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो क्या आ जाएगा -1 बाय। देन हमारे पास क्या था कि सेकंड टर्म का हमने जब डिफरेंशियल लिया तो यहाँ से माइनस, ये तो 1 था, ये तो कांस्टेंट था, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा, माइनस के साथ 1 बाय एक्सपोनेंट ऑफ दिस वन, ठीक है। एंड देन आपके पास दोबारा से जब इसका हम बेसिकली दोबारा से जब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस एक्सपोनेंट ऑफ थीटा, और साथ में दोबारा से बेस सामने साथ में पावर आ जाता है।